हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आज के इस वीडियो में हम एक केमिकल सेक्टर के दिग्गज दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करेंगे। देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे इस कंपनी में अभी कितनी ग्रोथ बाकी है। दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है। इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें तो इसका मेन बिजनेस सोडियम नाइट्राइट का है। सोडियम नाइट्राइट में ये हमारे इंडिया का लगभग 70% मार्केट कैप्चर करता है। इसके कस्टमर बेस की अगर बात की जाए तो लगभग 30 कंट्रियों में इसका कस्टमर बेस है। हमारी कंट्री में भी इसके कस्टमर बेस हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे इसके कस्टमर हैं, जिनमें से इंडियन ऑयल हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, UPL हो गया और तो और हमारे देश की नंबर 1 कंपनी रिलायंस भी इनके कस्टमर हैं। ज़ाइलिडीन के ये ग्लोबल प्रोड्यूसर हैं और टॉप 3 कंपनियों में इनका नाम आता है। 50 ईयर्स की अगर बात करें तो ये कंसिस्टेंट अपने स्टेक होल्डर्स को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिए हैं। देखिए, कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटली अच्छी होगी, उसके मैनेजमेंट के एथिक्स अच्छे होंगे तो वो कंपनी ज़रूर परफॉर्म करके दिखाती है। दीपक नाइट्राइट 1970s में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो फाउंडर थे वो CK मेहता जी थे। मेहता जी पहले केमिकल के प्रोडक्ट्स को खुद ख़रीदा करते थे और फिर उसके बाद वो अपने कस्टमर्स को उसको बेचा करते थे। इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कंपनी को फाउंड करेंगे और उसके बाद एक प्लांट डालेंगे जिसमें वो सोडियम नाइट्राइट का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते थे। कंपनी को तो उन्होंने फाउंड कर लिया, लेकिन उसके बाद उनके पास इतना इनफ फंड नहीं था कि वो एक प्लांट डाल सकें। तो उसके लिए उन्होंने कंपनी को पब्लिक में लाया और उसका QIP IPO उसका लाया। कंपनी का जब IPO आया तो उसमें इन्वेस्टर्स आए इन्वेस्ट करने के लिए और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किए, कुछ प्रोमिसेस किए कि हम ऐसे इस कंपनी को इसकी एक ग्रोथ आगे करेंगे। अपने मिशन और विजन और जो भी उनके प्लान थे वो सब उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के आगे रखे। उन्हीं के टाइम से इस कंपनी के एक अच्छे मैनेजमेंट की शुरुआत होती है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद से लेकर के आज तक उन्होंने जितने भी प्रोमिसेस हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ जो भी किए सभी को उन्होंने फुलफ़िल किया और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का उन्होंने ट्रस्ट जीता। दीपक नाइट्राइट ने 2018 में अपनी एक सब्सिडरी डाली जिसका नाम था दीपक फिनोलेक्स। ये मेजर इसका जो प्रोडक्शन है वो फिनॉल का होता है और 2018 से लेकर के अभी तक ये लार्जेस्ट फिनॉल प्रोड्यूसर रहे हैं हमारी कंट्री में। तो ये तो थे कुछ की पॉइंट्स दीपक नाइट्राइट के बारे में। चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये कंपनी ऑन पेपर कैसी है। तो इसकी बैलेंस शीट को हम देख लेते हैं एक बार। तो दीपक नाइट्राइट का जो मार्केट कैप्चर है वो 33,000 करोड़ रुपए का है। इसका अभी जो ये करंट प्राइस जो है वो 2,428 चल रहा है और ये इसने अभी रिसेंटली आज ही इसने अपना हाई लगाया हुआ है। अगर इसके हाई की बात करें तो इसमें आज ही लगाया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2-3-4 हफ्तों में अपना हाई लगाता ही रहता है। इसके डिविडेंड यील्ड की अगर बात की जाए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी पर अगर ध्यान दें तो ये लगभग 40% है। बहुत ही शानदार कंपनी है और यही कारण है कि ये एक मल्टी बैगर साबित हुआ है लोगों के लिए। इसने इन्वेस्टर्स के पैसों को 1 गुना 2 गुना नहीं 10-10 गुने बना के दिए हैं। आखिरी में जब हम चार्ट इसका डिस्कस करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि इसने कैसे इन्वेस्टर्स के पैसों को 3 साल में 10 गुने किए हैं। अगर इस कंपनी का कंपैरिजन इसके पीयर्स के साथ करें तो देखेंगे इसके जो पीयर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़, एल्काइल अमाइन, आरती इंडस्ट्रीज़, ये सब बहुत ही अच्छी कंपनीज़ हैं। अगर इनके ROCE की को देखा जाए तो यहाँ पे जो इसके टक्कर का अगर ROCE दिखता है तो एल्काइल अमाइन का है, वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। 55% एल्काइल अमाइन का है और दीपक नाइट्राइट का लगभग 40% है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर में देखेंगे तो दीपक नाइट्राइट का कहीं अच्छा है बाकी की कंपनियों के कंपैरिजन में। चलिए इनके सेल्स की बात कर लें तो आप देखेंगे कि 2015, 2016, 2017, 2018 में लगभग इनके सेल्स लगभग फ्लैट से थे। लेकिन 2019 से 2020 और 2021 और अभी की आप देखेंगे तो इनके सेल्स में एक बहुत ही ज़्यादा जंप आया है। लगभग ये 3 गुना 4 गुना इनके सेल्स बढ़े हैं। ये इफ़ेक्ट इनके सिर्फ सेल्स में नहीं है, आप इनके अगर प्रॉफिट को भी ध्यान से देखेंगे
तो नेट प्रॉफिट में भी वही कहानी है, लगभग नेट प्रॉफिट लगभग फ्लैट से थे या थोड़ा बहुत इजाफा है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ में एक डबल का इजाफा है, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 8 गुना 10 गुना बढ़ गया है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इस कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि सोने में सुहागा हो जाना, वो एक और चीज़ इसके साथ ये हो गई कि आत्मनिर्भर भारत का इसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट हुआ है। इंडिया और चाइना के जो इश्यूज़ हुए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, तो उसके बाद चाइना जो है पूरे वर्ल्ड का लगभग 35% केमिकल सेक्टर में मार्केट कैप्चर करके रखा है, और बहुत ही सस्ते दामों में वो हमारे भी देशों में केमिकल के प्रोडक्ट्स को बेचा करता था, जिसकी वजह से इनके सेल्स उतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इनके सेल्स बढ़े हैं उसका रीज़न ही यही है कि चाइना के जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनमें बैन लग गया है, या तो इम्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा दी गई है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स बढ़ गई है और इनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो गवर्नमेंट जब किसी भी चीज़ को सपोर्ट करती है, आत्मनिर्भर भारत का जब ये एक अभिन्न अंग हो जाएगा, तो फंडामेंटल तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ एक तरह से ये सोने में सुहागा वाली चीज़ हो जाएगी और बहुत ही अच्छे ये अब रिटर्न्स बना के देगा इन्वेस्टर्स को। आइए अगर CAGR की बात करें तो इनके सेल्स का जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है। हर साल इन्होंने सेल्स में अपना एक ग्रोथ दिखाया हुआ है। अगर इनके प्राइस के CAGR की बात करें तो वो बहुत ही शानदार हैं, 64% पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में 81%, 3 सालों में 107% और एक साल में इन्होंने 231% का CAGR दिया है। ROE की पहले ही बात की जा चुकी है, 40% लगभग है, बहुत ही अच्छे इनके ROE हैं। कंपनी के कर्ज की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर इन्होंने अचानक से अपने कंपनी का जो कर्ज है वो भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, और काफ़ी सुकून, ये चीज़ें जो है काफ़ी सुकून देती हैं इन्वेस्टर्स को। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जो कभी 44% प्रमोटर होल्डिंग हुआ करता था वो अब जा कर के 45% के ऊपर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। जब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हैं तो इस चूँकि उनको तो सारे प्लान्स पता होते हैं, उनको सारे जो कंपनी के आने वाली ग्रोथ होती है उसके बारे में आइडिया होता है, तो वो अगर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कर रही है या बहुत ही अच्छा करने वाली है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कंपनी के लिए। अगर हम FIIs की होल्डिंग को देखें तो FIIs की जो होल्डिंग है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाया हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो ये होल्डिंग बढ़ती हुई गई है, यहाँ पे भी इनकी होल्डिंग्स बढ़ी हुई हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत FIIs ने प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि FIIs और DIs इस कंपनी से निकल गए हैं, वो अभी भी इस कंपनी में होल्डिंग्स बना के रखे हुए हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलती है, जब शेयर बहुत ही ज़्यादा भाग जाता है तो थोड़ा बहुत सी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। अगर रिटेलर्स इन्वेस्टर हम और आप की बात करें तो हम और आप ने भी थोड़ी बहुत इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। चलिए चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न इसका बहुत ही शानदार है, एक राइजिंग ट्रेंड है, और ये जो इंक्रीज आया है ये आत्मनिर्भर भारत की देन है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बैक किया है, जिस तरीके से ये आत्मनिर्भर भारत का एक अंग बना हुआ है, उसकी वजह से इसके सेल्स काफ़ी बढ़े हैं, इसकी प्रॉफिट काफ़ी बढ़ी है, और अब इन्वेस्टर्स ने, FIIs ने, सब ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। अगर 5 साल पहले का देखें तो जिनने भी 5 साल पहले 2016 में अगर 100 रुपये के भाव में ये शेयर लिया हुआ था तो आज की डेट में उनके एक शेयर की कीमत 2438 रुपीज़ हो चुकी है। तो कहने का मतलब लगभग 20 गुना पैसे इस कंपनी ने 5 साल में बना के दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी से ये रैली मिस हो गई है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 साल में भी देखें, जिनने 5 साल में नहीं 3 साल में अगर कभी इन्वेस्ट किया हो, तो इस कंपनी ने इन्वेस्टर के पैसे लगभग 10 गुना 3 साल में बना के दिया है। तो कहने का मतलब अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो इसमें ज़्यादा कोई डिप नहीं मिलता। जो लोग सोचते हैं कि मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को टाइम कर लूँ, ये जब एक डिप मारेगा करीब 20%, 25%, 30% का करेक्शन आए तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो ऐसे में लोग शायद सोचते ही रह जाएंगे और इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे। एक इस तरीके के चार्ट पैटर्न में सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है इन्वेस्टमेंट करने की SIP करना।
जब भी कभी इस शेयर प्राइस में, मैंने खुद इसमें नोटिस किया है, इसमें आपको 5% से ज़्यादा कभी एक करेक्शन मिलेगा नहीं। 5% बहुत ही ज़्यादा करेक्शन है। थोड़ा सा एक डिप मारता है, उसके बाद ये फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है। जो भी इन्वेस्टर्स अभी भी इस शेयर को होल्ड किए हुए हैं वो इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, ये शेयर बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है आगे आने वाले 2-3 सालों में ये 10,000 के पार भी चला जाएगा। जो लोग एक फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो अभी तो ऑल टाइम हाई है, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। 2-3% का अगर करेक्शन होता है तो एसआईपी के वेज में 2 शेयर, इसके 3 शेयर या 5 शेयर, जिस तरीके की आपकी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है, जितना आपका फंड है, उस तरीके से इसमें आप धीरे धीरे एलोकेशन करना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही मल्टी बैगर शेयर है और बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों, यहाँ तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे मुझे मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के बारे में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।